व्हाट यू कैन डू टू मेंटेन द एयरवे, एक तो आप में एयरवे आपके मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन क्लीन द एयरवे विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर मूव करके, या कुछ भी एस्पिरेट किया या फॉरेन बॉडी वो आप निकाल सकते हैं। बट इफ पेशेंट इज रियली नॉट सेमी कॉन्शियस है और वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या उसको दैट इज कॉल्ड इंटुबेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन। कैसे करते हैं? एस्पिरेट ना हो और पेशेंट का जो भी सिक्रीशन है वो लंग में न जाए, इसके लिए हमको क्या करना है? दैट इज वी कैन रैपिड सीक्वेंस इंटुबेट करना है। तो एक तो हम लोग उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डाल सकते हैं, फ्रॉम माउथ से ट्यूब डाल के फ्रॉम नेक इनटू द दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स में। सेकेंड, if it is not possible to insert the tube from mouth, now there is a no way, फिर भी आपको क्या करना है? उसको ब्रीदिंग होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहां पूरा अटक गया होगा सब कुछ और आप ट्यूब नहीं डाल पा रहे हो अंदर। सो इन दैट टाइम यू कैन डू अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी। क्या कर सकते हैं आप? दैट इज कॉल्ड क्रिको, दैट इज कॉल्ड थायरॉयडेक्टोमी या सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी। सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी, व्हाट इज दिस? बेसिकली थायरॉयडेक्टोमी और क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड को कुछ नहीं करना है हमको। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है आपका, राइट, ये जो आपका लैरेंजियल पार्ट है, जिसका जो सामने से जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, वहां आपको कट करके क्या करना है? वहां से एक ट्यूब डालना है, क्योंकि आपका माउथ में से ट्यूब जो आप डालने वाले थे वो तो नहीं हो रहा है। तो आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं अल्टरनेटिव? एक तो क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं आप? दैट इज सर्जिकल क्रिकोथायरॉयड। व्हाट इज क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी? क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी यानी क्या करना है आपको? क्रिकोइड कार्टिलेज में 12 to 14 गॉज का जो निडल है वो आप डाल सकते हैं अंदर। सो वो निडल में से एयर, दैट इज जो भी ब्लॉक एयर है वो बाहर निकलेगा, राइट। सो दिस कैन बी डन, या वो ब्रीथ कर सकता है या ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। बट इट इज नॉट लाइक कि परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट्स के लिए आप पेशेंट को उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल तक आप उसको बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं इमरजेंसी क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी। क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर आपको क्या करना है? वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू द, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इंटुबेट नहीं कर पा रहे हो। सो व्हाट यू कैन डू? यू कैन गो फॉर क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी with the help of needle which is like 12 to 14 गॉज। गॉज मीन्स उसका जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं 12 या 14 नंबर गॉज का लो, और ज्यादा से ज्यादा ये करके आप 30-40 मिनट्स को आप पेशेंट स्टेबल रख सकते हैं। स्टेबल इन द केस आप उसको एयर में मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड, यू कैन डू सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी, और ये आप प्रॉपर सेटिंग में कर सकते हैं। आप क्रिकोइड कार्टिलेज को कट कर सकते हैं, उसको रिट्रैक्ट करोगे, सी शेप जो कार्टिलेज है आपके ट्रकिया के, देन यू कैन पुट एंडोट्रकियल ट्यूब, और आप माउथ की जगह नेक में आप ट्यूब डालोगे और वो उसके लंग में जाएगी, राइट, जिसको हम लोग एंडोट्रकियल इंटुबेशन बोलते हैं, राइट। सो एंडोट्रकियल, सीधा आपने ट्रकियल ट्यूब डाल दी, राइट। ये जो आप करने वाले थे बेसिकली उसकी जगह आपने क्या किया? एंडोट्रकियल ट्यूब डाल दिया। सो ये हो गया आपका बेसिकली एयरवे। अब जो भी आपने किया, वॉट एवर यू डिड, ये करेक्ट है या नहीं है, आप कैसे देखोगे? बेसिकली यू नीड टू सी द मूवमेंट ऑफ चेस्ट। आपको चेस्ट मूवमेंट देखना है। अगर वो प्रॉपरली इनहाल और एक्सहाल कर रहा है, इसका मतलब वट एवर यू डिड इज करेक्ट। ओके। सेकेंड, दूसरा, ये जो ट्रकिया है बेसिकली आप क्या देख सकते हैं, और दूसरी चीज देख क्या सकते हैं आप, राइट, ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं? ये ट्रकिया है जो बराबर मिड लाइन में है या नहीं है, राइट, ये भी आप कर सकते हैं। इफ योर ट्रकिया इज शिफ्टिंग टू वन साइड, इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग डिफरेंट, यानी ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ अलग है। व्हाट इज अनदर प्रॉब्लम? इफ ट्रकिया इज नॉट मिड लाइन, देयर इज अ चांसेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। आपका पेशेंट पर्टिकुलर उस एक्सीडेंट साइट में ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको इंटुबेट कर रहे हैं, बट रियली इंटुबेशन सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम, या देयर माइट बी डिफरेंट प्रॉब्लम? ये देखने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत जरूरी है, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन न्यूमोथोरैक्स? न्यूमो मींस एयर, थोरैक्स आपकी जो स्पेस है, स्पेस में एयर भर जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल स्पेसेस में। बिकॉज ऑफ देयर योर लंग कैनॉट एक्सपांड एंड लंग कैनॉट रियली ब्रीथ। तो आपको करना क्या पड़ेगा? वो जो एयर अंदर जा रही है बेसिकली, और आपके लंग को कंप्रेस कर रही है, तो वो एयर आपको निकालनी है, राइट। अगर वो बहुत ज्यादा एयर अंदर चलेगी तो आपका हो सकता है
ट्रकिया भी एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड लाइन शिफ्टिंग आपको देखना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये आप देख सकते हैं, राइट। सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है, लार्ज बोर वाला या लार्ज गॉज वाला नीडल लो आप ऑन द बेसिकली सेकेंड, आप दिस इज द स्पेस बिटवीन टू रिब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिब्स, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ओके। इंटरकोस्टल स्पेस यानी ये आपका बेसिकली क्या है, रिब्स है। ये फर्स्ट और सेकेंड में, ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, दो कोस्टा के बीच में की स्पेस, एंड ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है। आपको क्या करना है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये आपका क्लैविकल है, मिड क्लैविकल लाइन से और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये जो पॉइंट है, यहां आपको निडल डालना है, राइट, बेसिकली, राइट, फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, द एक्स्ट्रा जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा, एंड वी कैन बेसिकली सेव द पेशेंट फ्रॉम न्यूमोथोरैक्स। उसके बाद आप ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, राइट। बायलैटरल साउंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दिस इज ऑल वी कैन डू अबाउट द एयरवे मेंटेनेंस एंड ब्रीदिंग। सेकंड, ये ब्रीदिंग में भी हो गया है, एयरवे, दोनों एक ही इसमें आते हैं। ब्रीदिंग कैसे देखना है आपको, एयरवे कैसे मेंटेन करना है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। यहां हम लोगों ने हमारे कन्वीनियंस के लिए ABCDE लिखा है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट एयरवे मेंटेन करोगे, फिर ब्रीदिंग देखोगे, फिर सोचोगे ऐसा नहीं, आपको फास्ट करनी है ये चीज, बिकॉज द रिस्क इज अबाउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट, राइट। सो यहां हमारे कन्वीनियंस के हम लोगों ने इनको सीक्वेंस दिया है, बट इन रियलिटी आपको ये सारी चीजें करनी है, राइट। सो और ये जरूरी नहीं है लाइक कि एवरीबडी शुड, दीज आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फर्स्ट एड, जिसको बोलते हैं CPR, ओके। सो फर्स्ट एड जब हम लोग देते हैं तो ये सारी चीजें भी हमको पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या देखना है, क्या कर सकते हैं आप। अगर आपके पास अगर मेडिकल लाइन ऑफ हेल्प नहीं है, आप पैरामेडिकल वाले हो या आप नर्सिंग वाले हो, एवरीवन नीड्स दिस फर्स्ट एड, दैट इज कॉल्ड व्हाट दे कैन डू ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। सो ब्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी डेथ का कॉज क्या रहता है, ब्लीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डेथ इज बेसिकली ब्लीडिंग। अगर पेशेंट ब्लीड होते गया, ओके, दैट इज द इट कैन लैंड अप इनटू द डेथ। क्यों हो सकती है ब्लीडिंग? बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी फेल्यूर्स। किसी ड्रग का इफेक्ट हो सकता है, या ड्रग लेने की वजह से गिडीनेस आके वो गिर जाएगा और फ्रैक्चर हो जाएगा, या उसको इंजरी हो जाएगा तो उसके सर्कुलेशन में से ब्लड बाहर निकल सकता है, या किसी ड्रग का ओवरडोज होने के बाद ब्लीडिंग हो सकता है इनसाइड द बॉडी। तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग यानी हो क्या रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है पेशेंट आपका, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है वो कम हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग IV फ्लूइड देके या उसमें फ्लूइड चढ़ाकर इंट्रावेनस लाइन में हम लोग उसका वॉल्यूम या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब मिलेगा तब, बट तब तक हम उसका जो हाइपो वॉल्यूम है या हाइपोटेंशन है, बाय मेडिकेशन एंड बाय एसेसरी, ओके, मेडिकेशन वी कैन बेसिकली ट्रीट दैट। मोस्ट कॉमन क्या रहता है, अगर एब्डोमेन में इंजरी हो गई है, राइट, तो ब्लड लॉस हो सकता है, राइट। ये सब करते करते आपको क्या देखना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका डिक्रीज हो सकता है, बिकॉज ऑफ आपको होता है ना चक्कर जब आती है आपको, राइट, जब आप सडनली बैठते हो बहुत देर और खड़े हो जाते हो, तो क्या है, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यानी सडनली जब आप बड़े खड़े हो जाते हो तो आपका जो ब्लड आना है वो ब्लड कुछ देर के लिए नहीं आता और आपको चक्कर आने लगते हैं। सो दिस इज फॉर ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकल चुका है, तो वहां क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी उसका जा सकता है बिकॉज ऑफ मैसिव ब्लड, ओके, दैट इज कॉल्ड लॉस। सो पल्स आप देख सकते हो, पल्स में आपको क्या मिल सकता है, गुड वॉल्यूम वाली पल्स नहीं मिलेगी आपको, थ्रेड जैसी एकदम लाइक मिनिमम फीलिंग आएगा आपको व्हेन एवर यू सी द पल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक है, तो थ्रेडी पल्स मिलती है उसको। अब आपके बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, अगर आपके बॉडी के ऑर्गन को अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, सो व्हाट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, आपका हार्ट बीट बढ़ा देगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, आपको टकीकार्डिया में लैंड अप हो जाएगा पेशेंट, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, ऑर्गन को ब्लड नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, आपका हार्ट कंपेंसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ा देगा, राइट। तो आपको कैसी पल्स मिलेंगी, हाइपोवॉल्यूमिया में या बेसिकली दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन में। याद रखना है आपको, थ्रेडी पल्स
प्लस टैकीकार्डिया। ये कॉमन सेंस है, राइट? 3D पल्स मिलेंगी या टैकीकार्डिया। और इस तरह के पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेशेंट लैंड अप इनटू द शॉक और गिडीनेस और बिकॉज ऑफ blood hemorrhage, and that is called hemorrhagic shock. That is called hemorrhagic shock. So ये जो blood loss की वजह से हो रहा है, that is called hemorrhagic shock. अब hemorrhagic shock के भी बहुत सारे टाइप है. What are the various type of hemorrhagic shock? ये सारी principle and management of poisoning है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए, right? So what basically the hemorrhagic shock? Hemorrhagic shock is because of the blood loss. Okay, we can divide the hemorrhagic shock, okay, into like class 1 type of shock, class 2 type of shock, okay, like various type. अब कैसे कर सकते हैं, right? If less than 15 to 20% of blood is lost, okay, BP is normal, pulse is normal, BP, pulse normal. क्या है? थोड़ा सा एंजाइटी में है पेशेंट आपका, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लेवल 1 ऑफ हेमोरेजिक शॉक. लेवल 2 मोर देन लाइक यू कैन से दैट इज इससे भी ज्यादा, लाइक 15% से 13% अगर ब्लड लॉस हो जाएगा, राइट? इसमें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पल्स टकीकार्डिया हो जाएगा, लाइक देन pulse pressure, okay, so increase in diastolic blood pressure normal की जगह diastolic pressure बढ़ जाएगा, increase in diastolic pressure ये हो जाएगा, that is in your level 2 type of hemorrhagic shock. Level 3 more than 30% up to 40% blood loss अगर हो गया, right? Same टकीकार्डिया रहेगा, टकीकार्डिया का रहेगा पेशेंट, बहुत ज्यादा रहेगा, मार्क टकीकार्डिया जिसको हम लोग बोलते हैं. यहां क्या हुआ था? डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया था? बढ़ गया था, राइट? कंपेंसेट करने के लिए. अब क्या हो जाएगा? धीरे 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 डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि धीरे धीरे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कम हो रहा है. डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस ओलिगोयूरिया, ये इंपॉर्टेंट है. ओलिगोयूरिया, व्हाट इज नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट, उससे कम हो रहा है, यानी ओलिगोयूरिया. यूरिन पास कम करेगा पेशेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया. विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉल्ड लेवल 4 टाइप ऑफ हेमोरेजिक शॉक. इफ मोर देन 40 to 50% ऑफ द ब्लड बॉडी का अगर लॉस हो जाएगा, टकीकार्डिया रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूरिनरी आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, राइट? एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पूरा उसका अल्टर्ड हो जाएगा. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी अल्टर्ड एंड माइट दिस पेशेंट एंडेड इनटू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम. हो सकता है पेशेंट का डेथ भी हो जाए. दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन वेरियस लेवल ऑफ योर, दैट इज कॉल्ड हेमोरेजिक शॉक. नाउ द लास्ट वन जो आपको देखना है ये स्टेबलाइजेशन में, ओके, उसका ये ब्लड का हो गया, आपने ये भी कर दिया, दैट इज कॉल्ड चेस्ट का मैनेजमेंट भी कर लिया, एयरवे मैनेजमेंट हो गया. अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसेबिलिटी इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. लेवल कैसा है उसके कॉन्शियसनेस का, इसके लिए हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बोला, दैट इज कॉल्ड गैस्गो कोमा स्केल हम लोग यूज करते हैं, राइट? किसको इंटुबेट करते हैं हम लोग, राइट? इफ इट इज लेस देन 8, इफ इट इज 8 और लेस देन 8 हम लोग उसको इंटुबेट करते हैं, राइट? जिसमें हम लोग किस किस चीज को पॉइंट देखते हैं? एक तो हम लोग आई ओपनिंग देखते हैं स्केल में. आई ओपनिंग को 1 to 4 पॉइंट दे सकते. वर्बल कमांड को पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? उसको हम लोग 1 to 4 और 1 to 5 हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, राइट? एंड देन बेसिकली दीज आर द पॉइंट. या मोटर रिस्पॉन्स, उसके पर्टिकुलर जो मोटर रिस्पॉन्स है
उसको हम लोग 1 to 6 इतना, और आई ओपनिंग बहुत अच्छा है तो 4 दे दो। ओके, रिस्पॉन्ड सही कर रहा है तो कम कम होगा, या कर ही नहीं रहा है, बंद है, सो यू कैन से 1 और 0। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर 8 और 8 से अगर कम है देन यू कैन गो फॉर द, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, हमको उसको इंटिबेट करना है। सो दीज आर पॉइंट्स वी आर यूजिंग इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस असेस करने के लिए, राइट। सो ये हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड जीसीएस से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरह से ये करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर करते हैं। अब जो एक्सपोजर होता है, राइट, कोई पॉइजन को अगर एक्सपोज हो गया है, इट माइट बी केमिकल, या स्प्रे करते वक्त एग्रीकल्चर में उसके ऊपर अगर कुछ गिर गया, राइट, जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो दैट ऑल्सो कॉजेज द प्रॉब्लम। यानी आप बाकी ठीक कर रहे हो लेकिन स्पिलेज उसके क्लोथ के ऊपर ऑलरेडी है और वहां से स्किन में से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर इंड्यूस अगर पॉइजनिंग हो रहा है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अनड्रेस। ओके, यू हैव टू अनड्रेस बाय टेकिंग प्रॉपर कंसेंट ऑफ रिलेटिव। अगर वहां कोई है नहीं तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर, लाइक ए फीमेल पेशेंट, इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल नर्स यू कैन डू द बेसिकली दिस वन, दैट इज एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए, राइट। इन ऑर्डर टू परफॉर्म कंप्लीट असेसमेंट के लिए आपको अनड्रेस करना बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वाई एक्सपोजर, अनड्रेस इसलिए कि उसके स्किन में से एब्जॉर्ब हो सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनड्रेस। ओके, देन आफ्टर दैट आप उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो वार्म ब्लैंक, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट से। नॉर्मली क्या होता है, ये जो ट्रॉमा पेशेंट रहते हैं, जो लगने के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, लाइक इंजरी वाले पेशेंट है, ये नॉर्मली हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आपको इनको वार्म रखना है, आपको इनको गर्म रखना है। सो आप उसको ब्लैंकेट से असेस करने के बाद आप उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल सकते हैं, राइट। और बाकी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर आप लोग एक्सपोजर में देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूरिंग द, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। और क्या क्या कर सकते हैं आप उसके नोज में से ट्यूब डाल सकते हैं, दैट इज नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डाल सकते हैं, या ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब डाल सकते हैं, एनजीटी ओजीटी आप डाल सकते हैं, या फोलीज कैथेटर डाल सकते हैं। अगर वो यूरिन पास नहीं कर रहा है, अगर वो यूरिन पास नहीं कर रहा है, राइट, तो आप फोलीज कैथेटर डाल सकते हैं टू टेक आउट द यूरिन। आप एक्सरे ले सकते हैं, आप उसका ईसीजी कर सकते हैं, उसके मॉनिटर कर सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड वाइटल साइंस। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो प्यूपिलरी फाइंडिंग है, जो आई फाइंडिंग है, वो भूल जाते हैं, राइट। सो आई फाइंडिंग और प्यूपिलरी फाइंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर डीलिंग विथ एनी पेशेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। उसमें 2 प्यूपिल है। व्हाट इज प्यूपिल? इफ दिस इज योर आई, दिस इज द कॉर्निया, एंड बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ ब्राउन, ब्लैक और वट एवर कलर का ये जो आइरिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपका आइरिस। और ये जो है, दिस इज द ओपन पार्ट ऑफ द आइरिस, लाइक, सो इट इज कंस्ट्रिक्टिंग एंड डायलेटिंग व्हेनेवर देयर इज अ एक्सपोजर टू द लाइट। सो नॉर्मल डायमीटर जो है, ये इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसका डायमीटर 2 to 4 रहता। अब मैंने 2 to 4 मिलीमीटर क्यों लिखा, कि जब आप लाइट में जाओगे तो ये इस तरह से छोटा हो जाएगा, 2 मिलीमीटर तक का डायमीटर हो जाएगा इसका। और जब आप डार्क में जाओगे तो ये कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। सो ये नॉर्मल है। ये 2 या 4 जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये देखो, ये हो गया 4 अप्रोक्सीमेट, और ये हो गया 2। यहां तो सब एक जैसे लग रहा है हमें। ये हो गया 2। ओके, अब ठीक है, ये 2 हो गया, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4, 2 to 4 इज अ नॉर्मल डायमीटर। अब इस तरह से हो गया, समझ लो। ये दूसरी 2 कंडीशन है। आपको जब भी आप प्यूपिलरी एग्जामिनेशन करोगे,
this pupil is very important whenever you are examining any kind of patient, लेकिन toxicology. Now if you see here, if this pupil is pinpoint, एकदम pinpoint हो गया, अभी देखो आप, एकदम pinpoint हो गया, इसको बोलते pinpoint pupil, या इस तरह से बहुत ज्यादा डायलेट हो गया, इसको बोलते हैं मियोटिक प्यूपिल और इसको बोलते हैं मिड्रियाटिक प्यूपिल. डी फॉर डायलेटेशन, ओके, मियोसिस, ओके, दैट इज द पिन पॉइंट, ओके, दैट इज अ पिन पॉइंट हो गया. तो ये नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ब्राइट आप लाइट डालोगे तो हो सकता है, बट इस तरह से कभी नहीं होगा. अब ये दो फाइंडिंग आपको टॉक्सिकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये मियोस्ट प्यूपिल की फाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली इन ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग, इन ओपी पॉइजनिंग, ड्यू टू द मस्क्यूरानिक बेसिकली रिसेप्टर, ओके, द एक्शन क्या होगा, मियोसिस होगा. ओपी पॉइजनिंग में आपको याद रखना है, ड्यू टू द मस्क्यूलरिक रिसेप्टर एक्शन जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की, ओके, क्या होगा, मियोसिस होगा. और वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड है वो कंज्यूम कर लिया अगर पेशेंट ने, और उसकी वजह से अगर पॉइजनिंग हो रहा है, जो यूजुअली कॉमन है एग्रीकल्चर और फार्मिंग के टाइम, दे आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जिसमें नॉर्मली ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड रहते हैं, उनकी वजह से अगर उन्होंने पॉइजनिंग किया है, राइट, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, तो उनका प्यूपिल आपको कैसे दिखेगा, मियोसिस दिखेगा. क्यों? क्योंकि मस्क्यूरानिक रिसेप्टर एक्शन है उनकी, किसकी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस. कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर रेडियल जो भी है मसल्स, ओके, देयर आर टू मसल इन योर आई, वन इज कॉल्ड रेडियल मसल एंड अनदर इज कॉल्ड सर्कुलर मसल, ओके. तो ये हमको क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या करता है, मियोसिस करता है. और कहां होता है मियोसिस, राइट, अगर आपके ब्रेन में पॉन्स करके एक जगह है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाइंड यानी लास्ट वाला, जिस हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेट है, अगर पॉन्स में अगर ब्लीडिंग हो गया, जिसको हम लोग हिमोरेज अगर हो गया, द प्यूपिल इज, यानी आप सिर्फ आंख देखकर बोल सकते हैं कि इसके ब्रेन में पॉन्स एरिया में ब्लीडिंग है, राइट. सो पोंटाइन हिमोरेज में प्यूपिल पिन पॉइंट हो जाता और टेम्परेचर बढ़ जाता. ये दोनों साइन किसके है, पोंटाइन हिमोरेज, आप देखकर बोल सकते हैं, राइट. ये पेशेंट इज टेकिंग व्हाट इज दैट कॉल्ड, बेंजोडाइजेपिन. अगर पेशेंट ने बेंजोडाइजेपिन ड्रग ज्यादा अमाउंट में ले लिए, राइट, you can see the miost pupil, you can see the miost pupil. Opioids, okay, हेरोइन है, किसी का हेरोइन लिया, फेंटानिल लिया, कोडेन, मेथाकोडेन, ओके, राइट, तो क्या हो जाता, पिन पॉइंट प्यूपिल. क्यों होता ओपियोइड्स में, रिमेंबर, ओपियोइड्स हो गया, फेंटानिल हो गया, राइट, ओपियोइड है, फेंटानिल है, कोडेन है, मेथाकोडेन है. क्यों हो रहा है, बिकॉज there basically they stimulate the parasympathetic side of ANS. ये क्या करते हैं, ये stimulate कौन सी साइड, पैरासिम्पथेटिक साइड, आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की किस साइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पैरासिम्पथेटिक साइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मियोसिस ऑफ प्यूपिल. Okay, so smoking, cigarette, all this basically causes which pupil, that is called miost pupil. This is called miost pupil. अब जैसे आपने miost pupil देखा है, वैसे ही आपको dilated pupil भी देख लेते. Dilated pupil. Okay, if a patient is of organophosphorus poisoning, आपको उसका ट्रीटमेंट चालू है और आपको उसने आपने डायग्नोस कैसे किया, बाय मियोसिक प्यूपिल, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस के रिसेप्टर की वजह से प्यूपिल मियोस हो गया. अब जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हो, यू कैन ट्रीट द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बाय गिविंग एट्रोपिन. अब आप उसको ट्रीट कर रहे हो एट्रोपिन देकर ऑर्गेनोफॉस्फोरस को, बट आफ्टर सम टाइम द एट्रोपिन इटसेल्फ कॉजेस डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल. यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पेशेंट में ऑर्गेनोफॉस्फोरस की वजह से मियोसिस हो रहा है. फिर आप जब उसको ट्रीट कर रहे हो उस पेशेंट को, और आपका एट्रोपिन ज्यादा हो गया, राइट, ट्रीटमेंट करते वक्त आपने एट्रोपिन ज्यादा, और एट्रोपिनाइजेशन जिसको बोलते, तो क्या हो जाएगा,
प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, राइट। और आपको तो ऑलरेडी पता है एट्रोपिन का इफेक्ट प्यूपिल पे कब तक रहता है, इट इज ऑलमोस्ट 11 to 14 days। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज करते हैं एट्रोपिन को, ओके। अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अगर किसी का स्पेक्ट का नंबर निकालना है, राइट, तो वो क्या करते हैं, डायलेटेशन, साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट जो रहता है, प्यूपिल जितना यंग रहेगा बच्चा उतना ज्यादा उसका मसल पावर रहेगा, तो उसको ठीक से रिफ्रैक्शन दे नहीं पाते, राइट। सो बेसिकली इन दैट आपको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करके एक है, साइक्लोप्लेजिया करके पैरालिसिस करना है आपको ये मसल का, उसके बाद उसका स्पेक्ट का नंबर निकालना है। तो हम लोग वहां यूज करते ये सारे मिड्रियाटिक ड्रग, एट्रोपिन बच्चों में यूज करते, या होमोएट्रोपिन हो गया, okay, so this is one of the use of this atropine, but we are not discussing today the use of atropine। atropine की वजह से pupil dilate हो सकता है। if somebody is having botulinism, botox toxin, botulism, उसका भी क्या होगा, dilated pupil, right। if somebody is on amitriptyline drug, okay, उसका toxicity हो गया amitriptyline, okay, तो pupil will be dilated। सम केमिकल लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, LSD हो गया, कोकेन हो गया, राइट, कोकेन हो गया, LSD हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, राइट, बेंजीन, ये सारे केमिकल है। इस केमिकल से अगर पॉइजनिंग है देन पीपल विल बी डायलेटेड। अब पेशेंट अगर शॉक में है, हाइपोवोलेमिक कोई भी शॉक में हो, तो पीपल कैसा रहेगा, डायलेट रहेगा। मशरूम पॉइजनिंग, डोंट फॉरगेट अबाउट द मशरूम पॉइजनिंग, because mushroom are basically the fungi. Some fungi are that is called edible, but some of the mushroom are not edible। अगर गलती से वो अगर खा लिए then you will get the mushroom poisoning, right। and in mushroom poisoning after saying the history कि खाना खाने के बाद इसको इस तरह से हो गया, and then he will ask whether he took the mushroom, and then you can come to know that okay this is the mushroom poisoning। so mushroom poisoning में pupil कैसा रहेगा, dilated pupil रहेगा, right। so या epileptic हो गया, कोई patient है grand mal epilepsy हो गई, या tonic clonic seizure है, वहां भी आपको कैसे मिलेंगे, that is called dilated, क्योंकि वहां आपका patient unconscious रहता है। और आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, क्योंकि पेशेंट इज अलोन वेन एवर ही आर डूइंग और वेन एवर ही इज डीलिंग विद समथिंग, सो यू डोंट हैव द हिस्ट्री, आपको सिर्फ उसको देखकर ठीक करना है, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी ऑब्जर्व। हार्ट अटैक अगर आ गया है तो पीपल इज डायलेटेड, या डेथ हो गई किसी की, ओके, तो उसमें पूरा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायलेटेड प्यूपिल एंड अनडायलेटेड pupil। so here we stop about your which one toxicology part में general principle क्या है, management कैसे करना है, right। in next part we will learn about various kind of antidotes। so हम लोग धीरे धीरे we will just finish the toxicology part in a short way so we can remember, okay। so toxicology is a huge subject, okay। thank you।